नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट दीपक, आपका ट्यूटर स्वागत करता हूं वापस अपनी फिर से वही कड़ी में, पॉलिटी का एमसीक्यूज, पॉलिटी का बूस्ट, पॉलिटी का क्विक रिवीजन। हम लोग अपनी लास्ट क्लास में मौलिक अधिकार के बारे में विस्तृत चर्चा कर रहे थे, जिसमें से 15 क्वेश्चन हो चुके थे। आज हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार के बारे में आपको इंट्रोडक्शन और ओरिएंटेशन में आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज कंटिन्यू करते हैं। मौलिक अधिकार में हम समानता का अधिकार पढ़ चुके हैं। आज हम स्वतंत्रता के अधिकार से देखते हैं। आपको पता है कि भारतीय संविधान ने हमको 6 टाइप के मौलिक अधिकार दिए: समानता का मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, उसके बाद आपका शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, और उसके बाद आपका शिक्षा का मौलिक अधिकार और संस्कृति का मौलिक अधिकार हो गया। शिक्षा और संस्कृति का मौलिक अधिकार, और आपका अंतिम है जो वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें हम समानता का मौलिक अधिकार पढ़ चुके हैं। आज पढ़ना है स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। आपको पता है कि भारतीय संविधान में, है ना, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? बताइए, क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं भाई, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? ठीक है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 से 22 तक है दोस्तों। ठीक है, तो कौन कौन से स्वतंत्रता के अधिकार हैं वो देख लेते हैं। आपका पहला है क्या? स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? दूसरा मौलिक अधिकार है, कहाँ है? 19 से 22 तक, जिसमें आपके 19 में है क्या? विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, 20 में है दोष सिद्धि के विषय में, दोष सिद्धि के विषय में क्या? संरक्षण। ठीक है, 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, 21 क में है शिक्षा का मौलिक अधिकार। क्या? शिक्षा का मौलिक अधिकार। ये कब जोड़ा गया? आपका 2002 में 86वें संविधान संशोधन में। ठीक है, 22 में क्या है? गिरफ्तारी से संरक्षण। ये मौलिक अधिकार है दोस्तों, है ना। और ये क्या है? स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। कौन सा है? स्वतंत्रता का। आपको क्या क्या स्वतंत्रता मिली है? ठीक है, अनुच्छेद 22 से 24, अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या है? समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 से 22 तक क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार में पहला है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का मैं ओवरव्यू आपको पहले बता दे रहा हूं। 19 में कहा गया है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस भारत देश में मैं अपने विचारों को प्रकट करने के लिए और अपने बॉडी लैंग्वेज से अपनी फीलिंग की अभिव्यक्ति करने के लिए, एक्सप्रेशन करने के लिए स्वतंत्र हूं। अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि मैं अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए और अपनी फीलिंग को दिखाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए स्वतंत्र हूं। अनुच्छेद 20 में कहा है दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। अगर मेरे को किसी अपराध के लिए दोषी माना गया है तो मुझे क्या क्या संरक्षण प्राप्त होगा। ठीक है, अनुच्छेद 21 में कहा गया है, बहुत बहुत ब्रॉड मौलिक अधिकार है ये आज भी इसका विस्तार होते जा रहा है। अनुच्छेद 21 मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना।
आपको बताया था कि पूरे आपातकाल में सिर्फ दो मौलिक अधिकार हैं जो कभी खत्म नहीं होते। पहला है दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण और दूसरा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो दोस्तों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 ये इतना वास्ट, इतना फैला हुआ मौलिक अधिकार है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसमें निजता का अधिकार, सोने का अधिकार, किसी मैसेज नहीं पढ़ने का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, है ना, शुद्ध वायु, जल, पानी का अधिकार, मतलब ऐसा कोई भी कंडीशन जिससे आपकी जान जा सकती है ना, वो है प्राण एवं दोष सिद्धि के विषय में क्या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में आ जाएगा वो। ये बहुत ही ब्रॉड मौलिक अधिकार है। बाद में अमेंडमेंट किया गया 21 का 2000 जो 86 संशोधन के द्वारा जोड़ा गया शिक्षा का मौलिक अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाना है। उसके बाद 22वां है गिरफ्तारी के विषय में संरक्षण। अगर आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो आपको क्या क्या संरक्षण मिलेगा, ये बताया गया है क्या, अनुच्छेद 22 में। इन सब मौलिक अधिकार के अंदर हम डीपली धीरे धीरे अभी एनालिसिस करेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। तो स्वतंत्रता के 4 अधिकार हैं। पहला है 19 विचार अभिव्यक्ति की, दूसरा है दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, तीसरा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, चौथा है शिक्षा का अधिकार और पांचवा है गिरफ्तारी से संरक्षण। तो चलिए वापस चलते हैं, देखते हैं, है ना, स्वतंत्रता का अधिकार कहां से है, अनुच्छेद 19 से 22 तक। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। होप सो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहोगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मूल अधिकार का प्रावधान है ना। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, ये बात कर रहा है स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ है, 19 से 22, जिसमें विचार अभिव्यक्ति मतलब बोलने और एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता किस में है, 19 में। तो अनुच्छेद 19 इसका सही ऑप्शन होगा, अनुच्छेद 19 इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलिए अनुच्छेद 19 को आज करते हैं बोल्ड, है ना, इसको करते हैं अपन क्लीन बोल्ड और इसको पढ़ते हैं। देखिए भाई मैं आपको बताया हूं कि हमारे मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, 395। उसमें मेन अनुच्छेद के अंतर्गत ABCD करके और जोड़ा गया है। तो आज हमारे संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद है, अगर आप 1 2 3 करके गिनोगे तो, है ना, अलग अलग 444 से ज्यादा, लेकिन नंबर वाइज गिनोगे तो कितने हैं, अभी भी 395। जिसमें पहला आपका आ रहा है स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं अपन, कौन सा पढ़ रहे हैं, स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता में क्या पढ़ रहे हैं, 19 क्या है, विचार और अभिव्यक्ति, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पढ़ रहे हैं। तो भैया इसके अंतर्गत और भी मौलिक अधिकार हैं जो इसमें छुपे हुए हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद अब आते हैं, अनुच्छेद 19 1 ए। अब देखो अनुच्छेद 19 1 ए में कहा गया है क्या, भाषण, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या कहा गया है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 1 ए में कहा गया है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, इसमें यह कहा गया है कि भारत के सभी नागरिक, है ना, भाषण दे सकते हैं, अपने मन की बात कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को दिखा सकते हैं। आज आप जो देखते हो क्रिटिक्स लोग जो आलोचना करते हैं, जो आलोचक है किसी का निंदा करते हैं, वो कौन से अधिकार के तहत करते हैं, भाषण की स्वतंत्रता। आप सोचिए अगर ये मौलिक अधिकार ना रहा ना तो आपको बोलने भी नहीं दिया जाएगा, किसी के खिलाफ नहीं बोल सकते, सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। आज आप सरकार के खिलाफ इतना कौन सी किस मौलिक अधिकार से बोलते हैं दोस्तों, किससे, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 1 ए में है। इसमें कहा गया है आप सद्भावना पूर्वक कुछ भी बोल सकते हो, किसी के मान सम्मान का ध्यान रखते हुए कुछ भी बोल सकते हो, किसी की आलोचना भी कर सकते हो लेकिन सद्भावना पूर्वक कर सकते हो। तो 19 1 ए में कहा गया है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मैं किसी भी कोई भी भाषण दे सकता हूं,
और मेरे मन में जो बात है उसको बोल सकता हूं, और मेरे मन में जो फीलिंग है उसको क्या कर सकता हूं, अभिव्यक्त कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, अभिव्यक्त कर सकता हूं। ठीक है, ठीक। अब ये हो गया आपका भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी के अंतर्गत, इसी को, है ना, केस में, कई केस में क्या माना गया है, प्रेस की स्वतंत्रता। क्या, प्रेस की स्वतंत्रता। मतलब न्यूज़पेपर वाले जो छापते हैं ना पेपर में, वो किस अधिकार के तहत छापते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता 19(1)(a। वो अपनी बात को करते हैं प्रेस के माध्यम से, वो अपनी भावनाओं को दिखाते हैं प्रेस के माध्यम से, पेपर के माध्यम से। तो जो प्रेस की स्वतंत्रता होती है वो भी किस में शामिल होती है, 19(1)(a) में शामिल होती है। ठीक है, उसके बाद कई अन्य केसों में माना गया 19(1)(a) ही क्या है, सूचना का अधिकार है। क्या है, सूचना का अधिकार। ये भी किसके अंतर्गत आता है, ये इनडायरेक्टली आपका 19(1)(a) के अंतर्गत आता है। भैया मेरे को जानकारी चाहिए, मैं जानना चाहता हूं, तो कौन से अधिकार के तहत मैं जानकारी मांग रहा हूं, 19(1)(a। 19(1)(a) क्या कहलाता है, देखो अनुच्छेद 19 क्या है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बोलता है। इसके अंतर्गत भी 5-6 अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो पहला अनुच्छेद जो है 19(1)(a, इसको बोलते हैं भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब बात करने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता और अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता, अपनी फीलिंग को दिखाने की स्वतंत्रता कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका क्या आता है, प्रेस की भी स्वतंत्रता आती है, क्योंकि प्रेस के द्वारा भी क्या किया जाता है, बातों को पहुंचाया जाता है आप तक, है ना, न्यूज को पहुंचाया जाता है। तो वो कैसे पहुंचाते हैं जी, क्योंकि ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, प्रेस के द्वारा आप अपने विचारों को आप तक पहुंचाता है। तो विचार की अभिव्यक्ति हो गई, तो ये भी किस में आएगा, 19(1)(a) में आएगा। दूसरा, सूचना का अधिकार। आपका सूचना का अधिकार भी किसके अंतर्गत आता है, 19(1)(a) के अंतर्गत ही समाहित किया गया है। ये डायरेक्टली इस अनुच्छेद से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन बहुत से न्यायालय में जो विवाद हुए हैं और जो डिसीजन आए हैं, बहुत से डिसीजन में इन दो अधिकारों को इन्हीं अधिकारों के संगत पाया गया है, या इन्हीं अधिकारों के इक्वल पाया गया है। ठीक है, तो इसको प्रेस की भी स्वतंत्रता बोलते हैं और सूचना का अधिकार भी बोलते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। चलिए, पहला अधिकार हो गया 19(1)(a। 19(2) में, 19(2), ठीक है, 19(2) की बात करते हैं। 19(2) में कहा गया है युक्ति युक्त निर्बंधन लगाया गया है। इसमें क्या किया गया है, युक्ति युक्त निर्बंधन लगाया गया है। आपको स्वतंत्रता है बात करने की, आपको स्वतंत्रता है बोलने की, आपको स्वतंत्रता है अपने फीलिंग बताने की। आप डायरेक्ट बताओ, प्रेस के माध्यम से बताओ, सूचना का अधिकार से बताओ, आपको सब स्वतंत्रता है। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखना, 19(2) में कहा गया है कि आपके इस अधिकार पर, किस अधिकार पर, स्वतंत्रता के अधिकार पर, 19(1)(a) के अधिकार पर युक्ति युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। एक बात आप समझ जाइए, हमारे जितने भी मौलिक अधिकार है ना, उसमें युक्ति युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। मतलब उसको क्या किया जा सकता है, कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है या रोका जा सकता है। युक्ति युक्त निर्बंधन मतलब उन अधिकारों को बांधा जा सकता है। आप अधिकार लेके एकदम स्वतंत्र नहीं हो कि मैं कुछ भी कर दूंगा। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी गाली दे दोगे या कुछ ऐसा काम करोगे कि देश का माहौल खराब हो जाए, या कुछ ऐसा काम करोगे कि संविधान का पूरा अर्थ बदल जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। युक्ति युक्त निर्बंधन मतलब उस पर बाउंडेशन लगाना, और हर मौलिक अधिकार पे युक्ति युक्त निर्बंधन लगता है, बाउंडेशन लगता है। ठीक है, ये अधिकार है, मतलब ऐसा नहीं कि अपन कुछ भी करते जा रहे हैं, आपको कुछ नियमों को मानना पड़ेगा इन अधिकारों के उपयोग के लिए। इसी को बोलते हैं युक्ति युक्त निर्बंधन। निर्बंधन मतलब ऐसा निर्बंधन जो उस अधिकारों को बांध रहा है। तो 19(2) में कहा गया है, 19(2) में कहा गया है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य द्वारा भारत की एकता और अखंडता
राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, अपराध उद्दीपन के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि भैया इस पर प्रतिबंध किन आधार पर लगाया जा सकता है? भारत की एकता और अखंडता को सुरक्षा के लिए। अब आप भारत में खड़े होके क्या बोल रहे हो, है ना, भारत में खड़े होके भारत माता का अपमान कर रहे हो, हमारे देश की एकता और अखंडता का अपमान कर रहे हो, संविधान का अपमान कर रहे हो। तो आप क्या बोल रहे हो, ये तो मेरी स्वतंत्रता है, मैं अपने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यूज कर रहा हूं। तो ये स्वतंत्रता आप यूज नहीं कर पाओगे, आपको सद्भावना पूर्वक ये स्वतंत्रता यूज करनी है। ठीक है, आपको ऐसा काम नहीं करना है जिससे भारत की एकता और अखंडता खत्म हो, आपको ऐसा काम नहीं करना है जिससे भारत की शांति खत्म हो, आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे लोक स्वास्थ्य खत्म हो, आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे समाज में क्या हो, अशांति पैदा हो। आपको ऐसा काम नहीं करना है कि आप मैत्री विदेशी जो दुश्मन देश है उससे संबंध स्थापित करके कुछ भी बोल रहे हैं। तो आप अगर गलत इंटेंशन से इस अधिकार का उपयोग करोगे तो वो अधिकार आप उपयोग नहीं कर पाओगे। इसी को बोलते हैं युक्ति युक्त निर्बंधन। ठीक है, आपके घर में बोलते हैं कि ठीक है जाओ घूमो लेकिन समय से आ जाना। अब रात को 2 बजे घूमने निकलोगे तो घर वाले जाने देंगे क्या? आप बोलोगे कि भाई मेरा तो घूमने का अधिकार है, आप बोले हो मेरे को रात को 2 बजे जाने दो, तो नहीं जाने देंगे। युक्ति युक्त निर्बंधन मतलब ऐसा काम जिससे वो अधिकार का सही तरीके से उपयोग हो सके। तो अनुच्छेद 19(2) में क्या लगाया गया है? इसमें निर्बंधन लगाया गया है। क्या लगाया गया है? निर्बंधन, है ना। कैसे, किस आधार पर? एकता और अखंडता को नहीं तोड़ना है, भारत के संविधान का अपमान नहीं करना है ना, समाज में अशांति नहीं फैलाना है, दुश्मन देशों का बड़ाई नहीं करना है, भारत में दुश्मन देशों के साथ संबंध नहीं रखना है। तो ये आधार पर क्या लगाया गया है? निर्बंधन लगाया गया है। किसमें? 19(1) में। ठीक है, 19(1) के साथ 2 और अधिकार चलते हैं जिसको बोलते हैं प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार। 19(1) क्या है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों 19 के अंदर ही अनुच्छेद 19(1)(b), है ना। पहले क्या बोले? 19(1)(a) में क्या बोले? भाषण की स्वतंत्रता। 19(1)(b) में क्या बोल रहे हैं? 19(1)(b) में बोल रहे हैं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। सम्मेलन करने की। कैसी सम्मेलन? शांतिपूर्ण और बिना अस्त्र शस्त्र के, बिना अस्त्र शस्त्र के आपको क्या करना है? सम्मेलन करना है। शांतिपूर्ण और बिना अस्त्र शस्त्र के आपको क्या करना है? सम्मेलन करना है। स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ रहे हैं ना। पहला अधिकार क्या है? अनुच्छेद 19 विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके अंतर्गत आपको 5 टाइप की स्वतंत्रता दी गई है। पहली स्वतंत्रता क्या है? 19(1)(a) में भाषण की स्वतंत्रता की, कुछ भी बोलो और अपनी फीलिंग को दिखाओ, पर उस फीलिंग को आप भारत को नुकसान करने के लिए नहीं दिखा सकते, ये भी बात कही गई है। इसी में आपको प्रेस की स्वतंत्रता को भी डाला गया है और इसी में आपके सूचना के अधिकार को भी डाला गया है। अनुच्छेद 19(1)(b) में कहा गया है कि आप सम्मेलन कर सकते हो। आप भारत के नागरिक हो, 4 लोग को बिठा के सम्मेलन कर सकते हो, पर बिना हथियार, अस्त्र शस्त्र रहित, शांतिपूर्ण। सम्मेलन कैसे होना चाहिए? अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन करना है। ये नहीं कि हथियार लेके चले गए और मारने की योजना बना रहे, इसमें नहीं कर सकते। आपका सम्मेलन कैसे होना चाहिए? सम्मेलन करने की स्वतंत्रता सम्मेलन कैसे होगा भैया? बिना हथियार के और शांतिपूर्ण। ये नहीं कि वहां लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और हथियार लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो बिना हथियार के शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। ठीक है, 19(1)(b) में बिना अस्त्र शस्त्र शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। आप बुलाओ, जैसे नेता लोग भाषण देते हैं, बुलाओ, बैठाओ, भाषण दो। कोई धर्मगुरु आते हैं, बैठाते हैं, भाषण देते हैं, अस्त्र शस्त्र रखते हैं क्या? नहीं। वहां जो लोग जाते हैं वो अस्त्र शस्त्र लेके जाते हैं क्या? नहीं। लड़ाई झगड़ा करते हैं क्या? नहीं। अशांति फैलाते हैं क्या? नहीं। मारपीट करते हैं क्या? नहीं। तो शांति से बिना अस्त्र शस्त्र क्या करना? सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। यह आपका दूसरा अधिकार हो गया। पर इस अधिकार में युक्ति युक्त निर्बंधन लगाया गया है अनुच्छेद 19(3) के द्वारा। इस अधिकार में भी क्या लगाया गया है? कुछ क्लॉज लगाए गए हैं, कुछ बाउंडेशन लगाए गए हैं। यह बोलता है कि भैया सम्मेलन कर रहे हैं और कहीं भी सम्मेलन कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं
कि नेशनल हाईवे को घेर के बैठ गए और वहां सम्मेलन कर रहे हैं। यातायात ठप करने का आपका अधिकार नहीं है। आप एक सेपरेट मैदान में जाओ, वहां सम्मेलन करो, पर सम्मेलन शांतिपूर्ण होना चाहिए, बिना अस्त्र शस्त्र के होना चाहिए। ये नहीं कि मेरा अधिकार है, मेरे को सम्मेलन करना है, नेशनल हाईवे को बैठ के घेर के बैठ गए, वहां सम्मेलन कर रहे हैं। तो भैया आपको यातायात ठप नहीं करना है। अगर वैसा करोगे तो वो अधिकार नहीं माना जाएगा, जेल चले जाओगे सीधा। ठीक है, तो निर्बंधन लगा है ना। ये निर्बंधन कैसा है? ये निर्बंधन क्या है कि लोक स्वास्थ्य और यातायात को ठप नहीं किया जा सकता। ठीक है, लोक स्वास्थ्य और यातायात को ठप नहीं किया जा सकता। यातायात को क्या ठप नहीं किया जा सकता, ना ही रेल को रोका जा सकता है। रेल नहीं रोकना है। सम्मेलन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, जाके रेल रोक रहे, रेल नहीं रोकना है। ठीक है, आपका अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं कि रोड में जाके बैठ के सम्मेलन करने लग गए, बिल्कुल नहीं करना है। यातायात ठप नहीं करना है, लोक स्वास्थ्य को नहीं हानि पहुंचानी है, शांतिपूर्वक सम्मेलन करना है। और कैसे करना है? बिना अस्त्र शस्त्र के। और जगह कैसी होनी चाहिए? ऐसी जगह जहां यातायात ठप ना हो। अगर आप यातायात ठप कर रहे हो, कुछ और चीज को रोका टोकी कर रहे हो, तो आपका वो अधिकार नहीं माना जाएगा। तो अनुच्छेद 19(1)(b) क्या है? 19 के अंदर सम्मेलन करने की, शांतिपूर्ण बिना अस्त्र शस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। 19(3) में क्या कहा गया है? कि इस अधिकार के लिए एक निर्बंधन है। वो निर्बंधन क्या है? कि आप यातायात को ठप नहीं कर सकते सम्मेलन के नाम पर। ठीक है, उसके बाद पहला क्या था? 19(1)(a) क्या? भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1)(b) क्या था? सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। 19(1)(c) ये है संघ बनाने की स्वतंत्रता। क्या? संघ बनाने की, अपना ग्रुप बनाने की, समूह बनाने की, संघ बनाने की स्वतंत्रता। ये किस में है? ये है आपका 19(1)(c) में है। इसमें कहा जाता है कि समस्त नागरिक को संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। संघ या संस्था बनाने के अधिकार में प्रबंध का अधिकार भी सम्मिलित होता है। इसके द्वारा आप एक स्थायी संगठन बना सकते हो, है ना। तो संघ बनाने की स्वतंत्रता, आप अपना कोई कमेटी बना लो। जैसे आप रजिस्टर कमेटी बना देते हो, क्या मतलब कोई सेवा करने वाली समिति, सेवा समिति, दुर्गा पूजा समिति, गणेश पूजा समिति, या फिर व्यापार करने के लिए कोई समिति बनाते हो, है ना। रजिस्टर समिति रहती है ना, रजिस्टर संख्या लिखे रहता है, समिति बनाते हैं हम लोग, उसको रजिस्टर करवाते हैं। तो भारत का कोई भी नागरिक संघ बना सकता है। भारत का कोई भी नागरिक संघ या समूह बना सकता है। ठीक है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। हम लोग बनाते हैं ना मित्र मंडली, ये मंडली, वो मंडली, है ना। जैसे बहुत से क्लब है, लायंस क्लब, ये क्लब, वो क्लब, वो क्या है? एक संगठन है। तो वो संगठन किस अधिकार के द्वारा बना गया है जी? वो संगठन बना गया है 19(1)(c) के द्वारा। संघ बनाने की स्वतंत्रता, है ना। आप अपने मित्रों के साथ एक संघ बना सकते हो, उसको रजिस्टर कर सकते हो, उसके द्वारा व्यापार कर सकते हो, उसके द्वारा मैनेजमेंट कर सकते हो, उसका यूज कर सकते हो। पर 19(4) में निर्बंधन लगाया गया है। फिर से निर्बंधन लगाया गया है ना। जो संघ है वो अनुचित कार्य के लिए नहीं बनाना है। अनुचित कार्य के लिए संघ नहीं बनाना है ना। आपको बोल दिया है कि संघ बना सकते हैं, पर यह नहीं कि आप एक आतंकवादी संगठन बना दिए। भैया संघ बना सकते थे, मैंने आतंकवादी संगठन बनाया। संघ बनाना है, एक चोरी करने वाला संघ बना दिए। भैया अनुचित कार्य के लिए संघ नहीं बना सकते। आपको संघ बनाना है, आप एनजीओ बना लो, आप पूजा समिति बना लो, आप व्यापार समिति बना लो, आप खेल समिति बना लो, आप समाज समिति बना लो। जो उचित कार्य हैं समाज के, उसके लिए आप संघ बना सकते हैं, अनुचित कार्य के लिए नहीं बना सकते। कुल मिला के भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, लोक स्वास्थ्य, यांत्रिकी, स्वास्थ्य, इन सबको बिगाड़ने के लिए संघ नहीं बना सकते। ठीक है, तो कोई भी गलत संघ नहीं बना सकते। ये निर्बंधन लगा है किसमें? 19(4) में। ठीक है,
तो 19(1)(c) क्या था? संघ बनाने की स्वतंत्रता। ठीक, अब 19(1)(d), 19(1)(d) में कहा गया है क्या? अबाध आवागमन और संचरण की स्वतंत्रता, है ना? आवागमन और संचरण घूमने की स्वतंत्रता। 19(1)(d) में देखो, पहले क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा क्या है? दूसरा है सभा करने की स्वतंत्रता। तीसरा क्या है? समूह बनाने की स्वतंत्रता। चौथा क्या है? घूमने की स्वतंत्रता। समूह बना लिया, घूमने चलो, तो घूमने, भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत का जितना नक्शा है, आप वहां अबाध रूप से बिना बाधा के घूम सकते हो। घूम ही सकते हो। आपको मन है जम्मू कश्मीर घूम लो, मन है कन्याकुमारी घूम लो, मन है गुजरात घूम लो, मन है आप अरुणाचल प्रदेश घूम लो। आप भारत के किसी कोने में भी बेरोक टोक घूम सकते हो। और यह स्वतंत्रता कौन दिया है आपको? यह स्वतंत्रता दिया है आपका 19(1)(d) में। आपका संविधान मौलिक अधिकार एक स्वतंत्रता दिया है कि आप बिना रोक टोक कहीं भी घूम सकते हो। ठीक, तो संघ बनाने की स्वतंत्रता, उसके बाद आपका क्या है? घूमने की स्वतंत्रता, है ना? आवागमन, आवागमन मतलब आना जाना, संचरण मतलब घूमना, घूमना मतलब घूमना, इसकी स्वतंत्रता प्रदान की गई है आपको 19(1)(d) में। स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद 19 से 22। 19 में क्या कहा गया है? विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आपके अंदर, आपको उसके अंतर्गत क्या क्या स्वतंत्रता मिली है? तो 19(1)(d) में मिला है आवागमन, संचरण, घूमने की स्वतंत्रता। आप भारत में, भारत का संविधान है, भारत के नागरिक हो, आप भारत में कहीं भी अबाध रूप से आ जा सकते हो और घूम सकते हो। ये बोल रहा है कौन? 19(1)(d). अब 19 क्या आएगा? निर्बंधन। 19(5), सॉरी 19(5), है ना? 19(5) बोलता है, ये निर्बंधन आ गया। फिर इस अधिकार में क्या बाउंडेशन है वो बता रहा है। निर्बंधन, भैया आप भारत में कहीं भी आबाद घूम सकते हो, है ना? आप भारत में कहीं भी आबाद घूम सकते हो, ठीक है? पर आप ऐसे क्षेत्र जो विशेष जाति या समुदाय के लिए आरक्षित किए गए हैं वहां आप नहीं जा सकते। जैसे होगा आपका अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र, जहां पे कौन से अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रहते जंगल में, वहां आप घूमने नहीं जा सकते। अगर आप वहां घूमने जाओगे तो उनकी संस्कृति डिस्टर्ब होगी, इसीलिए आपको वहां घूमने नहीं दिया जाता। आप अंडमान घूमने जाओगे ना, तो अंडमान के एक हिस्से में ही घूम सकते हो। जहां अनुसूचित जाति जनजाति लोग रहते हैं उस क्षेत्र को राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। जहां सिर्फ उन लोग रहते हैं तो आप वहां घूमने नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी संस्कृति, उनकी विरासत बहुत यूनिक है और आप उसको बिगाड़ सकते हो, इसीलिए आपको वहां घूमने नहीं दिया जा सकता। और वो चाहते भी नहीं है कि आप वहां पे जाओ। तो आप भारत में कहीं भी घूम लो, आप भारत में कहीं भी घूम लो, लेकिन जहां जहां सरकार मना की है वहां आप नहीं जा सकते। अब मेरे को घूमना है करके आप वाघा बॉर्डर पे जाके चहलकदमी करूंगा बोलोगे तो नहीं हो पाएगा भाई, है ना? अब मेरे को घूमना है बोल के आप पाकिस्तान बॉर्डर के सामने जाके वहां क्रिकेट खेल रहे हो तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप घूम सकते हो वहां जहां सरकार आपको परमिशन देती है। तो लोक स्वास्थ्य वही सब चीजों के लिए, है ना, एकता अखंडता के लिए जहां आपको नहीं जाना है वहां आप नहीं जा सकते, बाकी जगह आप सामान्य घूम सकते हो, है ना? तो निर्बंधन क्या है? अनुसूचित क्षेत्र में नहीं जा सकते, ठीक है? सीमा में नहीं जा सकते, बॉर्डर में नहीं जा सकते घूमने।
तो अनुसूचित क्षेत्र जो अनुसूचित जाति जनजाति आदिवासियों के लिए आरक्षित है उस क्षेत्र में आपको घूमने नहीं दिया जाएगा। हमारे यहाँ नारायणपुर में अनुसूचित क्षेत्र जहाँ पे आपके अबूझ माड़िया लोग रहते हैं, तो भैया उनकी संस्कृति धरोहर बहुत अलग है हमसे, वो आज भी एकदम प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं, तो हम वहां पे नहीं जा सकते। ये है निर्बंधन। अब आएगा अनुच्छेद 19 एक डी के बाद ई, है ना, ये है निवास की स्वतंत्रता। निवास की स्वतंत्रता, ठीक है। आप भारत में कहीं भी रह सकते हो, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, आप कमाने खाने जहां गए हो वहां आराम से आप रह लो, आप भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास कर सकते हो। ऐसा आपका 19(1) ई बोल रहा है, निवास की स्वतंत्रता। 19(1) ई कि भारत में कहीं भी आप क्या कर सकते हो, निवास कर सकते हो। दोस्तों आपको मन है, आपके पास पैसा है तो आप जम्मू कश्मीर में जाके रहो, आपको मन है तो कन्याकुमारी में रहो। जब जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 के द्वारा विशेष राज्य था, तब एक सामान्य भारत नागरिक वहां नहीं रह पा रहा था क्योंकि वो विशेष राज्य था। वहां के नागरिकों की जम्मू कश्मीर की भी नागरिकता थी और भारत की भी थी, तो जो जम्मू कश्मीर का नागरिक था वही जम्मू कश्मीर में रह सकता था स्थायी रूप से। लेकिन अब वो विशेष राज्य के दर्जे से हट गया है, अब कोई भी आदमी जम्मू कश्मीर में जगह लेके रह सकता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप कहीं भी भारत में अपना घर बना के रह सकते हो, ये आपकी स्वतंत्रता है। क्या? निवास की स्वतंत्रता, है ना। अब निवास की स्वतंत्रता में फिर युक्तियुक्त निर्बंधन लगा है। क्या? 19(5) के द्वारा ही कि भैया निवास करना है, इसका मतलब ये नहीं कि जंगल में अनुसूचित क्षेत्र में जाके घर लेके निवास कर लिए, नहीं कर सकते। ये नहीं निवास की स्वतंत्रता है तो बॉर्डर में घर बना के रह रहे हो। भैया जहां सरकार मना की है ना वहां घूमने जा सकते हो और ना वहां घर बना के रह सकते हो, ठीक है। जहां पे सरकार मना करेगी ना वहां घूमने जा सकते हो और ना वहां पे घर बना के रह सकते हो। इस बाउंडेशन को बोलते हैं युक्ति युक्त निर्बंधन, है ना। युक्ति युक्त मतलब जो सही चीज है उसको आधार मान के आपको क्या किया गया है, बाउंडेड किया गया है, बांधा गया है। ऐसे में तो आप चले जाओगे अनुसूचित क्षेत्र में जंगल काट के रहने लग जाओगे, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसमें भी क्या है, युक्ति युक्त निर्बंधन है। आप अनुसूचित क्षेत्र में नहीं रह सकते घर बना के, आप बॉर्डर पे घर बना के नहीं रह सकते, सीमा में भी नहीं रह सकते, ठीक है। ऐसी जगह, ठीक है, जहां सरकार मना करेगी, जो लोक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, तो आप वैसी जगह नहीं रह सकते। कल को आप बोलोगे मैं हाईवे घर बना के रहूंगा तो नहीं हो पाएगा ना भाई, क्योंकि वहां मना है। ऐसे में तो पूरा व्यवस्था बिगड़ जाएगा। ये अधिकार आपको विकास के लिए दिए गए हैं ताकि देश के साथ आप अपना विकास कर सको, ये नहीं कि देश को परेशानी पहुंचाने के लिए दिए गए हैं। हो गया 19(1) ई। अगला देखते हैं, है ना। अगला क्या है, 19(1) जी। 19(1) जी। अब आप बोलोगे ई के बाद एफ आता है, तो भैया जो 19(1) एफ था ना, वो था संपत्ति के अधिकार से संबंधित, है ना। आपका अनुच्छेद 31 क्या था, संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा दिया गया 1978 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो यहां पे भी क्या था, 19(1) एफ था जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। तो जब संपत्ति का अधिकार ही हटा दिए तो 19(1) एफ को भी हटा दिए हैं। कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, वो क्या है, एक कानूनी अधिकार है, ठीक है। तो 19(1) जी में बोलता है व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता। क्या? व्यापार व्यवसाय, है ना, रोजगार की स्वतंत्रता, रोजगार की स्वतंत्रता। भैया 19(1) जी बोलता है, जी से गुड्स, गुड्स का व्यापार करते हैं, गुड्स से गुड्स का व्यापार करते हैं। ये बोलता है भारत का हर नागरिक जो उसको मनपसंद काम हो वो कर सकता है और अपनी जीविका चला सकता है। भारत का हर नागरिक जो अपना मन का काम है वो कर सकता है, 2 वक्त की रोजी रोटी कमा सकता है और अपना पेट पाल सकता है। ये आपको सरकार बोल रही है, ठीक है।
तो भैया देखिए कितना इंपॉर्टेंट अधिकार है। अगर ये अधिकार रहे ही ना तो तुम काम भी नहीं कर पाओगे। जो अपन कोई भी काम करते हैं ना कि भाई जो भी ये काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं घर चलाने के लिए, किस अधिकार के तहत कर रहे हैं जी? 19(1) जी के तहत। इसमें यह कहा गया है कि भाई आपको अपना पेट पालने के लिए कोई भी आप व्यापार, काम, धंधा, रोजगार कर सकते हो। आज भी कई गल्फ कंट्री में महिलाओं को व्यापार करने का अधिकार नहीं है। सोचो, ये अधिकार नहीं है उनके पास। हमारे यहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल महिला है, जैसे पेप्सिको की चेयरमैन है इंदिरा नूई, रिलायंस की चेयरमैन है ना, कौन, अनीता अंबानी नाम है ना, हाँ नीता अंबानी जी। ठीक है, तो महिलाएं आज व्यापार कर रही, क्योंकि हमारे यहाँ व्यापार करने की स्वतंत्रता है। पर दोस्तों 19(6) के अनुसार इसमें क्या लगाया गया है? निर्बंधन लगाया गया है। क्या लगाया गया है? निर्बंधन। और निर्बंधन में क्या लिखा गया है? अनिवार्य योग्यता। ठीक है, भारत सरकार बोलती है आप कोई भी व्यापार, धंधा, काम धंधा करो, हम मना नहीं कर रहे हैं। वो बोल रही है कोई भी व्यापार, काम धंधा करो, हम मना नहीं कर रहे हैं, है ना। पर वो बोलती है अगर किसी व्यापार के लिए निर्धारित योग्यता है तो वो योग्यता आपको लेनी पड़ेगी। अब मेरे को मन है काम करने का, और मैं डॉक्टर का काम करूंगा, ऑपरेशन करूंगा, जबकि मेरे पास MBBS की डिग्री नहीं है। तो ये है क्या सही? आप ही बताओ, ये सही है क्या? अब मेरे को बोल रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, अब मेरे को इंजीनियर का काम करना है, तो भैया इंजीनियर के लिए BE करना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। आप काम तो कर सकते हो जी, कोई भी काम करो, कोई नहीं रोका है, लेकिन जिस काम में अनिवार्य योग्यता है वो काम आप तभी कर पाओगे जब आपके अंदर वो योग्यता होगी। अब मेरे को इसरो में अंतरिक्ष में जाना है, तो क्या मैं अंतरिक्ष वैज्ञानिक हूं क्या? नहीं। तो कैसे जाऊंगा? नहीं जा सकता। पर मेरे को तो अधिकार मिला है ना, मैं कुछ भी कर सकता हूं। कुछ भी कर लो भैया, लेकिन जहां पे अनिवार्य योग्यता की बात आएगी, आपको अनिवार्य योग्यता लेना जरूरी है, नहीं तो वो काम आप नहीं कर सकते। ठीक है, कोई अनुचित काम नहीं कर सकते जिससे भारत देश की एकता, अखंडता ये सब खत्म हो। मैं कुछ भी काम करूं, मैं आतंकवादी काम कर रहा हूं, यहां बम फोड़ रहा हूं, वहां बम फोड़ रहा हूं, कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। आप वही काम कर सकते हो जो सामान्य है, और अगर किसी काम के लिए अनिवार्य योग्यता लेना है तो वो लेना आपको पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको कितने टाइप की स्वतंत्रता जी? 6 टाइप की स्वतंत्रता आपको मिली हुई है। ठीक है, पहली स्वतंत्रता क्या है? पहली है भाषण की स्वतंत्रता, है ना, भाषण और बोलने की स्वतंत्रता। दूसरी क्या है? सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। सम्मेलन कर लिया, अब क्या बनाएंगे? संघ बनाएंगे। संघ बना के कहां जाएंगे? घूमने जाएंगे, तो घूमने की स्वतंत्रता। घूमेंगे तो क्या करेंगे? रहेंगे। रहने की स्वतंत्रता। रहेंगे तो कमाना खाना पड़ेगा। व्यापार की स्वतंत्रता। तो ये 19 में आपको 6 टाइप की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, और सब में युक्ति युक्त निर्बंधन भी दिया गया है। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने काफी समय लेके बहुत डीप में आपको समझाया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19 में दी गई है जी। अनुच्छेद 14 क्या है? समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण। अनुच्छेद 21 क्या है जी? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 22 क्या है? आपका गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 19। आगे देखते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अभी मैं आपको एकदम चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया हूं कि प्रेस की स्वतंत्रता मतलब आपका अनुच्छेद क्या? 19(1)(a) प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस और सूचना का अधिकार, क्या? सूचना का अधिकार, दोनों की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 क्या है? दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 क्या है? आपका 22 है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। अब आता है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने के तहत नागरिकों का मौलिक अधिकार है। बताइए भाई, आपको झंडा फहराने का अधिकार, पहले ना हमारा तिरंगा झंडा को हर कोई नहीं फहरा सकता था, वो तिरंगा झंडा केवल
सरकारी इमारतों पे फहराया जाता था। हमारे यहाँ पहले तिरंगा झंडा केवल सरकारी इमारतों पर फहराया जाता था। अब तिरंगा झंडा आप खुद भी अपने घर पर फहरा सकते हो। तो झंडा फहरा के क्या दिखा रहे हो? अपने देश प्रेम की भावना दिखा रहे हो ना, अपने देशभक्ति की भावना दिखा रहे हो। तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें आता है जी? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आता है 19(1)(a) में आता है। ठीक है, और ये पूछा जाता है कि आपको झंडा फहराने का ये जो अधिकार मिला है ना विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, है ना, भारत के झंडे को फहराने का जो अधिकार मिला है एक सामान्य नागरिकों को, वो कौन दिलाया है? वो नवीन जिंदल जी दिलाए हैं। जिंदल ग्रुप के जो मालिक थे नवीन जिंदल जी, उन्होंने केस लड़के ये अधिकार हमको दिलाया है। ठीक है, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ राज्य के उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार अब निजी भवनों में भी क्या किया जा सकता है? आपका झंडा फहराया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया, नवीन जिंदल जी ये अधिकार दिलाए थे। चलिए, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? अभी बताया ना, युक्ति युक्त निर्बंधन। भारत की संप्रभुता को तोड़ोगे तब, लोक स्वास्थ्य को तोड़ोगे तब, न्यायालय की अवमानना करोगे तब भी आपको क्या किया जा सकता है? अच्छा, नहीं लगाया जा सकता है बोल रहा है। तो इस आधार पर क्वेश्चन देख लीजिए, इन तीनों आधार पर आपके मौलिक अधिकार को रोका जा सकता है। अगर आप भारत की संप्रभुता मतलब भारत के जो स्वतंत्रता संप्रभुता है उसको अगर आप तोड़ोगे तब, है ना, लोक स्वास्थ्य पूरे समाज की व्यवस्था को बिगाड़ोगे तब, और न्यायपालिका की अवमानना करोगे, न्यायपालिका को उल्टा सीधा बोलोगे तब आपके भाषण बोलने की क्या स्वतंत्रता को खत्म कर दिया जाएगा। अगर ये सब काम करोगे ना तो आपकी स्वतंत्रता गई अलग, आपके ऊपर केस होगा और जेल चले जाओगे। ठीक है, पर आप किसी की आलोचना करते हो, अगर आप किसी की आलोचना करते हो तो उस आधार पर आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। बोल रहा है निम्नलिखित में से किस आधार पर नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा? किस आधार पर? जब आप सद्भावना पूर्वक किसी की आलोचना कर रहे हो तो प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर आप ऊपर का काम करोगे तो प्रतिबंध लगा देंगे। तो ऑप्शन होगा डी। चलिए, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? बताइए जी इसका ऑप्शन। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 19 क्या है? वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 क्या है? दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। अनुच्छेद 22 क्या है? गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 21 क्या है? मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, ये बहुत फैला हुआ मौलिक अधिकार है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब आपके जिंदगी की और आपके शरीर की स्वतंत्रता की बात करता है। ये आपके जिंदगी की और आपके शरीर की स्वतंत्रता से बात करता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अनुच्छेद में बोलता है कि सरकार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा, यह बोलता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा मतलब कानून के द्वारा ही सरकार आपकी जान ले सकती है और आपके शरीर को बंदी बना सकती है। ठीक है, इसमें कहा गया है क्या? विधि द्वारा व्यक्तिगत, इसी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी बोलते हैं। किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, ये समझ में आ गया? इसमें बोल रहा है प्राण, प्राण मतलब जिंदगी, और दैहिक, दैहिक मतलब शरीर। तो प्राण और आपके शरीर को तभी बंदी बनाया जा सकता है वो कानून के द्वारा। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को जो भारत का नागरिक है और नागरिक नहीं भी है उसको भी यह अधिकार भारतीय और विदेशी दोनों को मिला हुआ है। इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, इसमें यह कहा गया रहा है कि कोई व्यक्ति को भारत देश के अंदर कानून के द्वारा या कोई कानून से ही उसके प्राण और शरीर को बंदी बनाया जा सकता है या उसका प्राण लिया जा सकता है। अब किसी को फांसी मिलती है तो उसके लिए क्या होता है भाई? फांसी की सजा मिलने के लिए केस चलता है,
सालों साल केस चलता है, फैसला आता है, फिर उसको फांसी मिलती है। ये नहीं कि रोड से पकड़े और फांसी पे लटका दिए, ये गलत हो जाएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को कैसे छीना जा सकता है? किसी कानून के द्वारा, किसी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार प्राण और देह दोनों से संबंधित है। तो पता है आपको, कुछ भी ऐसा चीज आपको लग रहा है जिससे आपकी जान जा सकती है, कुछ भी ऐसा चीज लगता है जो प्रकृति से या सरकार के काम से आपकी जान जा सकती है, वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में आता है। ठीक है, इसमें जाना, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी में क्या है? विदेश जाने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार। ठीक है, विदेश जा रहे हो तो शरीर को लेके जा रहे हो, अगर एयरपोर्ट में आपको रोक लिया और विदेश नहीं गए, मतलब है आपके शरीर को बंदी बना रहे हैं, तो यह अधिकार किसके अंतर्गत आ जाएगा? अनुच्छेद 21 के। मेनका गांधी विदेश जा रही थी, उसके पासपोर्ट को देख के कुछ कारणवश रोक लिए, नहीं जाने दे रहे थे, तो इस मौलिक अधिकार में केस लड़ी वो, तब आया विदेश जाने का अधिकार। विदेश जाने का अधिकार कौन से अधिकार के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आपको पता है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या आता है? चिकित्सा सहायता का अधिकार, विधिक सहायता का अधिकार, है ना, स्वच्छ वायु का अधिकार, स्वच्छ जल का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, सोने का अधिकार, प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, आपका मैसेज कोई ना पढ़े, ये अधिकार। क्यों? क्योंकि अगर भाई किसी आदमी को स्वच्छ वायु और पानी नहीं मिल रहा तो मर जाएगा। तो मर रहा है तो वो नियम से मर रहा है क्या? कानून से मर रहा है क्या? नहीं, वो तो गलती से मर रहा है, प्रदूषण से मर रहा है। तो स्वच्छ वायु और पानी का अधिकार भी किस में आ जाता है? अनुच्छेद 21 में। कोई आदमी अपने शरीर को आराम करने के लिए सो रहा है, दैहिक स्वतंत्रता, तो वो सोने का अधिकार भी इसमें आ जाता है, आप नहीं उठा सकते। उसके बाद निजता का अधिकार, कोई व्यक्ति प्राइवेट है, अपने शरीर को ढक के रखा है, प्राइवेसी चाहता है, तो आपको उसको प्राइवेसी देना है, वो भी आप में किस में आ जाएगा? अनुच्छेद 21 में। मतलब ऐसा कोई भी मामला जिससे आपकी जान जा रही है, या जिससे आपके जान जाने का खतरा है, या जिससे आपके शरीर को कष्ट पहुंचाया जा रहा है, वो सब मामले किस में आ जाएंगे? अनुच्छेद 21 में आ जाएंगे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में। तो ये बहुत फैला हुआ मौलिक अधिकार है। अभी व्हाट्सएप वाला जो केस हुआ था, तो निजता का अधिकार, आधार कार्ड का जो केस हुआ था कि आधार कार्ड का क्या, अपने को जो रेटिना है, ये सब है, बायो आइडेंटिफिकेशन है, उसको सबको क्या किया गया? हटाया गया ना। अब आधार कार्ड बैंक में कंपलसरी नहीं है, पहले कंपलसरी किए थे। तो निजता, मेरा निजी डेटा उसके पास जा रहा है भाई, मेरा प्राइवेसी उसके पास जा रहा है, तो मेरा ये अधिकार क्या हो रहा है? टूट रहा है। इसीलिए उस अधिकार को लाया गया। ऊपर से किसी का पत्र पढ़ने का, किसी का मैसेज पढ़ना नहीं है ना, ये किस में आ जाएगा? निजता के अधिकार में। मैं नहीं दिखा सकता अपनी प्राइवेट चीजों को। ठीक है, उसके बाद अपने पसंद का दूल्हा चुनना, अपने पसंद का दूल्हा चुनना भी किस में आता है भाई? निजता के अधिकार में। मेरे को ये आदमी पसंद है, मैं इससे शादी करूंगा या करूंगी, ये भी इसमें आ जाता है। ठीक है, इसमें और भी बहुत सी चीजें आती है। ठीक, तो ये समझ में आ गया, है ना। इसमें जो भी अधिकार आपके प्राण और दैहिक से संबंधित होते, सब इसके अंतर्गत समाते जाएंगे। इसका ऑप्शन होगा बी। अब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश जाने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? बताइए, अभी बताया। 14 क्या है? समानता, है ना, विधि के समक्ष समानता। 19 क्या है? स्वतंत्रता, बोलने की और एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता। 21 क्या है? 21 है आपका ऑप्शन सी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक मतलब शरीर, ठीक है, दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक मतलब शरीर। तो भैया आपकी जिंदगी और शरीर की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21। और आपको विदेश जाने से रोक रहे, मतलब आपके शरीर को विदेश जाने से रोक रहे, तो ये दैहिक स्वतंत्रता का हनन है, ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का हनन है ना। तो ये कौन से अधिकार के अंतर्गत आ जाएगा? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। इसमें कहा गया है कौन सा? सतवंत सिंह बनाम पासपोर्ट ऑफिसर और मेनका गांधी बनाम
भारत संघ के मामले में यह निर्णय दिया गया है कि दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में, है ना, अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी आने जाने का अधिकार शामिल है, अपने शरीर को लेके जाने का अधिकार शामिल है, और इसी में आता है आपका विदेश यात्रा का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 21। अब आएगा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार? निजता का अधिकार किसमें आएगा जी? अनुच्छेद 21 में, राइट टू प्राइवेसी। भैया मेरी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो तुम्हारे पास चले गई तो मेरी जान जा सकती है, तो मेरी जो जान है वो कानून के द्वारा जा रही है क्या? नहीं, मेरी प्राइवेसी भंग होने के कारण जा रही है। तो ये भी अनुच्छेद किसमें आ जाएगा? अनुच्छेद 21 में। किसी का लेटर नहीं पढ़ना है, किसी के शरीर से संबंधित प्राइवेसी को नहीं भंग करना है, ये सब किसमें आ जाएगा? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में। जो भी चीज आपके प्राण और शरीर से संबंधित है वो सब इस अनुच्छेद में आ जाएगी। तो निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, भैया ये भी किसमें आएगा? आपके अनुच्छेद 21 में। हाँ, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के संरक्षण प्रदान करता है? ये भी किसमें आएगा जी? अनुच्छेद 21 में आएगा। मेरे को अपने मन के आदमी से शादी करने का या मन की औरत से शादी करने का क्या है? पूरा पूरा अधिकार है। ठीक है, ये भी मूल अधिकार है भैया कि आप अपने मन पसंद के आदमी से, इंसान से शादी कर सकते हो। ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। मेरे शरीर की स्वतंत्रता है कि मैं किसके साथ जीवन यापन करूं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता? चलिए फिर से बता दे रहा हूं, ऐसा हर काम जो आपके शरीर को या आपके प्राण को क्षति पहुंचा सकता है सब आएगा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। तो एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, भैया मैं घायल हूं और मेरा इलाज नहीं हो रहा है तो मैं मरूंगा कि नहीं? मरूंगा। तो क्या मेरी मौत कानून के द्वारा हो रही है? नहीं, लापरवाही के द्वारा हो रही है, जो गलत है। तो मेरा अधिकार है, मैं घायल हूं और मेरा डॉक्टर इलाज करे, तो ये तो आएगा ही। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, भाई मेरे शरीर के नाम से मेरे को उत्पीड़ित किया जा रहा है, मेरे शरीर की स्वतंत्रता हनन हो रही है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में आएगा ही। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, अगर मैं स्वच्छ पानी पीऊंगा तो मैं जिंदा रहूंगा, अगर मैं गंदा पानी पीऊंगा तो मैं मर सकता हूं, मेरा शरीर खराब हो सकता है, तो ये अधिकार का हनन होगा ना गंदा पानी पीने से, तो ये भी आएगा। ठीक है, कौन सा नहीं आता? मृत्युदंड नहीं आता। क्यों मृत्युदंड नहीं आएगा? अगर मृत्युदंड इसके अंतर्गत आएगा ना तो आदमी मृत्युदंड मिलेगा ही नहीं। किसी को मौत की सजा सुनाओगे वो अनुच्छेद 21 का उपयोग करके बच जाएगा। भैया आपको अनुच्छेद 21 ये बोलता है कि आपके शरीर को बंदी बनाना और आपके प्राण को लेना, ये कैसे लेंगे? केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ही आपको बंदी बनाया जा सकता है और आपके प्राण को लिया जा सकता है। तो भैया मृत्युदंड तो कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ही देगा क्या न्यायालय? तो यहां पे अनुच्छेद 21 नहीं आएगा, इसका ऑप्शन होगा डी। आई होप सो कि विश्लेषण आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा पेशेंस रख के और अच्छे से समझेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा और आपका मौलिक अधिकार एक बार में पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? चलिए बताइए भाई, मैं बताया हूं मौलिक अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल में, इससे पहले वाले क्लास में बताया हूं, मौलिक अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित कर देते हैं। आपातकाल है ना, 3 टाइप के होते हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन, 360 क्या? वित्तीय आपातकाल। ठीक है, और अगर हमारे देश में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण, हम पर कोई आक्रमण कर दिया गया है तो कौन से अनुच्छेद के अनुसार आपातकाल लगेगा? 352 के अंतर्गत 358 में, 352 के अंतर्गत 358 में। और अनुच्छेद 358 बोलता है कि अगर 352 राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध और बाह्य आक्रमण से लगा है तो अनुच्छेद 19, कौन सा?
अनुच्छेद 19 विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खुद ब खुद मौलिक अधिकार वो क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। अगर 358 युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगा है तो अनुच्छेद 19 का मौलिक अधिकार बिना राष्ट्रपति के बोले क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है। और अगर क्या आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह, भारत में अगर सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल लगा है तो अनुच्छेद 359 एक्टिवेट होगा और केवल वो मौलिक अधिकार सस्पेंड होंगे जिनको राष्ट्रपति अपने कागज में लिख के देगा। इसमें कोई भी ऐसा मौलिक अधिकार सस्पेंड नहीं होगा जो ना लिखा गया हो। पर अनुच्छेद 358 युद्ध और बाह्य आक्रमण से लगा है, 358 एक्टिवेट है, तो 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। ठीक है, उसमें राष्ट्रपति के बोलने की जरूरत नहीं है। 359 सशस्त्र विद्रोह के कारण अगर आपातकाल लगा है तो जब राष्ट्रपति बोलेगा, जो जो मौलिक अधिकार को बोलेगा वही वही निलंबित होगा। पर इन दोनों परिस्थिति में भी अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होगा। इन दोनों परिस्थिति में भी अनुच्छेद 20 क्या है, दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये दोनों कभी भी खत्म नहीं होते। ये दोनों अधिकार अगर खत्म हुए ना तो आपातकाल लगा के आपको फांसी चढ़ा देंगे और आपातकाल लगा के आपको जेल में डाल देंगे। ठीक है, तो देखते हैं कौन से मौलिक अधिकार कभी भी सस्पेंड नहीं होते। देश के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता का अधिकार ये सस्पेंड हो जाता है। अनुच्छेद 358 के अगर अनुच्छेद 358 के अंतर्गत अगर युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के कारण आपातकाल लगा है तो 19 स्वतः ही सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार यही है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21। उसके बाद भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अबाध भ्रमण करने का ये भी 19 है, क्या हो जाएगा, निलंबित। वृत्ति या आजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी अनुच्छेद 19 है, ये भी क्या हो जाएगा, निलंबित। तो कौन सा अधिकार निलंबित नहीं होगा जी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21। और दूसरा क्या है, अनुच्छेद 20, दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। ये दोनों बस कभी निलंबित नहीं होते। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार किसमें है, मूल अधिकार है। आपको पता है कौन सा संविधान संशोधन, 86 संविधान संशोधन वर्ष 2002 शिक्षा के अधिकार को क्या बना दिया गया, मौलिक अधिकार बना दिया गया। किस अनुच्छेद में रखा गया है, अनुच्छेद 21A में रखा गया है, अनुच्छेद 21A में रखा गया है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार, वो शिक्षा का मौलिक अधिकार है, वो शिक्षा का मौलिक अधिकार है। जो मौलिक अधिकार जुड़ा वो कब जुड़ा, 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 में। और ये बोल रहे हैं शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, RTE, जिसमें क्या कहा गया है कि कोई भी स्कूल में 25% आरक्षण मिलेगा गरीब तबके के लोगों को। तो RTE कब से लागू हुआ है जी, 1 अप्रैल 2010 से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना कब, 2009 में, और लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 से। ये शिक्षा का अधिकार है और वो शिक्षा का मौलिक अधिकार है, दोनों अलग अलग हैं। चलिए देखते हैं। राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, ये कथन है। R है, एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है, जरूरी है। ठीक है भैया, ये तो आपका मौलिक अधिकार है। कौन सा, कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। कौन से, अनुच्छेद 21A। कब जोड़ा गया, 2002 में, 86वां संविधान संशोधन में। दूसरा है, एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार है, बिल्कुल है, और विकास के लिए जरूरी है। भैया शिक्षा के लिए विकास तो जरूरी है ही है। और शिक्षा का अधिकार, जब आप यूएनओ के मानव अधिकार का घोषणा पत्र देखोगे तो शिक्षा के अधिकार को मानव अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। हम तो मौलिक अधिकार बना दिए,
तो ए और आर सही है और क्या है, सही स्पष्टीकरण है। ए और आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक, आगे देखते हैं। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से क्या परिकल्पित है? ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, 23 से 24। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें कहा गया है अनुच्छेद 23 में कि मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी नहीं कराया जाएगा। मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी नहीं कराया जाएगा, मतलब मनुष्य का खरीदी बिक्री नहीं किया जाएगा भैया। पहले दासों को खरीदा जाता था ना, अब मनुष्य का खरीदी बिक्री नहीं होगा। और बंधुआ मजदूर बिना वेतन के जो गुलाम बना के काम कराते थे ना, वो काम भी नहीं किया जाएगा। बिना वेतन के जो गुलाम बना के काम कराते थे वो काम भी नहीं किया जाएगा और ना ही मानव को खरीदा बेचा जाएगा। आप देखे थे कि पहले क्या होता था, अभी भी मानव तस्करी चलती है बहुत। कई जगह न्यूज में आता है कि लड़कियों को खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, यहां ले जा रहा है, वहां ले जाए, तो ये उनके मौलिक अधिकार का हनन है। मानव का खरीदी फरोख्त नहीं होगा और किसी को बंधुआ मजदूर आप नहीं बना सकते। अनुच्छेद 23 है ना। अनुच्छेद 24 क्या है, कारखानों और खदानों में 14 वर्ष से कम के बालकों को काम नहीं करवाना है। अनुच्छेद 24 बोलता है चाइल्ड लेबर बैन, 14 साल से कम के बच्चों को कारखानों, खदानों, खतरनाक रसायन ऐसे स्थान पर काम नहीं कराना है। जहां जोखिम बहुत ज्यादा हो वहां बच्चों को काम पर नहीं रखना है। अब आप बोलोगे कि सर बच्चे ऐड करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो भैया वो क्या है, वो उनका एक कला है और वो क्या है, दूसरा खतरनाक काम नहीं है, इसलिए उसको वो कर ले रहे हैं। लेकिन खदानों में, कारखानों में, खतरनाक रसायनों में, विस्फोटक वाले स्थानों में 14 वर्ष के कम बच्चों को काम में नहीं रखना है। तो यही अनुच्छेद 24 है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 में कहते हैं कि मानव देह व्यापार और बेगार प्रथा का निषेध। अनुच्छेद 24 कहते हैं कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक स्थानों पर नियुक्ति नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 1 और 4, सी होगा 1 और 4। भारत के संविधान अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध करता है। ऐसा निषेध कैसा है, नैतिक निषेध है। नैतिक मतलब भाई सामाजिक तौर पर नहीं रखते काम में, नैतिक। युक्ति युक्त कि भाई नहीं रखना है, बोलो आंशिक नहीं, पूर्ण निषेध है। क्या है, पूर्ण निषेध। ऐसा नहीं कि थोड़े समय के लिए रख लिए फिर नहीं रखे, पूर्ण रूप से आपको नहीं रखना है भैया काम में। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जो मौलिक अधिकार हैं उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शोषण का भी अधिकार हो गया। ठीक है दोस्तों, तो होप सो आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और आपके यूजफुल होगी, आपके काम होगी, आपके काम आएगी। इसी तरह योगेंद्र साहू क्लासेस के साथ बने रहिए और विश्लेषण के साथ अपनी जानकारी को, अपने ज्ञान को संपूर्णता प्रदान करिए, क्विक रिवीजन करिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, स्वच्छ रहिए, सफल रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।